हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका कंसल हियर। आज मैं आपको बताना चाहूंगी डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में, डिविडेंड थ्योरी के बारे में। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एग्जाम्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको रिमाइंड रखना होता है, कुछ कंसेप्ट आपको बेसिक आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर भी एक्सपेक्टेड कुछ हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन बेस पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं कि इनमें से एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, तो मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम्स तक मैं आपको जितने भी मुझे लगेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मैं आपको वीडियोस उस पे बनाकर देती रहूंगी। लेकिन आपकी फिर भी कोई ऐसी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक पर चाहते हैं कि मैम आप मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना के दो, तो मैं आपको वो भी बनाकर दूंगी। ओके, और एक लास्ट बात और कि मेरी कोशिश आपके लिए रहेगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, मिनिमम से मिनिमम टाइम में। क्योंकि एग्जाम डेज हैं ये, ज्यादा हम टाइम वेस्ट करके अपना बहुत टाइम, इस टाइम टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरी तो रहेगी आपके लिए कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप जितना मुझसे हेल्प ले सकें, वो देखिए अब आपकी कोशिश रहेगी। अब मेरे को स्टूडेंट ने बोला कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो मुझे लगेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविडेंड थ्योरीज के ऊपर। और उसमें से क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में देखे गए, काफी बार क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आता ही है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझते हैं हम, इसमें क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इसकी थ्योरीज में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, उनके अजम्पशंस क्या हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट डिविडेंड थ्योरी। सबसे पहले ये देखिए डिविडेंड क्या होता है। देखिए, पहले हम डिविडेंड की बात करेंगे। हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल में से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो किससे वैरी करती है, हमारे प्रोडक्ट से वैरी करते हैं, लेस करते हैं। इसमें से आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूट किया कंपनी ने, कंट्रीब्यूशन में से हम फिर लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट, तब हम इसको लेस करते हैं, ये आ जाएगा हमारा एबिट। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो कह रहे थे कि आप टाइम कम कंज्यूम करवाएंगे हमारा, और आप हमें ये भी बता रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा ये कम क्लियर होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा उनको बेस बनाने के लिए बता रही हूँ, उसके बाद हम थ्योरीज पर ही चलेंगे। ठीक है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, हमेशा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं। फिर आता है हमारा एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं, इसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे या अदर कोई भी, तो वो लेस किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर, ठीक है, ईबीटी में से क्या लेस किया जाता है, फिर हम टैक्स लेस करते हैं। ओके, टैक्स लेस करने के बाद हमारा क्या बचता है, हमारा अर्निंग, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसमें से फिर हम जो क्या, सबसे पहले हम किसको डिविडेंड पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग बचती है, उसमें से फिर हम क्या लेस करते हैं, उसमें से हम लेस नहीं करेंगे, सॉरी, उसके बाद हम निकालेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है कि जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा हमारा। अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने कितना अर्न किया, तो उसमें से हम क्या करते हैं, इसके हम दो पार्ट कर देते हैं। एक तो होता है हमारा रिटेन करना, रिटेन, और एक हम क्या करेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। अब ये देखिए जो डिविडेंड थ्योरी है, डिविडेंड हमारी पॉलिसी है, वो क्या कहती है, हम डिविडेंड पर कैसे हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमने 3 टाइप के डिसीजन किए थे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें आता है एक डिविडेंड डिसीजन भी आता है हमारा, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। तो ये हमारा डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन हम किसके बेस पर लेते हैं कि हमने अर्निंग पर शेयर, हमारी अर्निंग कितनी है, कितना हमने अपने फॉर्म में रिटेन करके रखना है और कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? कितना रेशो, इनके बीच में क्या होता है, रेशो होता है कि कितने परसेंटेज हमने, कितना रेशो हमने अपनी कंपनी के अंदर रिटेन करके रखना है और कितना हम शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे, उनको डिविडेंड के फॉर्म में पे कर देंगे। ओके, तो जो हमारी डिविडेंड थ्योरीज है वो क्या अब हमारा बेस है कि जो हम डिविडेंड दे रहे हैं क्या वो फर्म को कितना देना चाहिए और उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर हम कम देंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑल ओवर हमें ये बताना होता है कि हमारी फर्म पर इफेक्ट क्या पड़ता है, फर्म की वैल्यू पर, फर्म वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है डिविडेंड को पे करने से और ना करने से। ठीक है, तो इस पर हमारी देखिए डिविडेंड जो पॉलिसी होती है हमारी, एक तो होती है रेलेवेंट थ्योरी, एक होती है इररिलेवेंट थ्योरी। रेलेवेंट थ्योरी हमारी क्या कहती है कि फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है डिविडेंड को पे करने से। ठीक है, यानी कि वो वेरी करती है कि हमने डिविडेंड कितना पे किया है और कितना उसका इफेक्ट हमारी फर्म पर पड़ रहा है। और एक कहती है इररिलेवेंट, कहती है कि डिविडेंड को अगर हम पे करें या ना करें उसका हमारी फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट 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 मॉडल है इसके लिए। ठीक है, तो जो मेन है हमारी डिविडेंड रेलेवेंट थ्योरी, जो कि कहते हैं कि डिविडेंड पे करना हमारी फर्म पर इफेक्ट डालता है, तो ये कहता है वाल्टर और एक कहता है गॉर्डन, इनके नाम ही यही है, वाल्टर और गॉर्डन, इन्हीं के नाम पर मॉडल बने हुए हैं, वाल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। और जो इररिलेवेंट थ्योरी है कहते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो है हमारी मिलर एंड मॉडिग्लानी हाइपोथेसिस, इसको हम एमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए डिविडेंड एंड वैल्यूएशन, देयर इज conflicting opinion as far as the impact of dividend decision on the value of the firm. According to one school of thought, dividend are relevant to the valuation of the firm and other opinion क्या करता है कि the dividend does not affect the value of the firm. एक तो क्या कह रहे हैं कि वो value of the firm affect करते हैं, firm की value उस पर depend करती है, लोग क्या करेंगे उसको वैल्यूएट उसी के हिसाब से करते हैं कि डिविडेंड वो पे करती है नहीं करती है। ठीक है, एक होती है रेलेवेंट थ्योरी। आइए पढ़ते हैं पहले रेलेवेंट थ्योरी के बारे में। इफ द चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, इट इज कंसीडर्ड एज रेलेवेंट। ठीक है, यानी कि वो अफेक्ट करती है तो उसे हम क्या मानते हैं, रेलेवेंट थ्योरी। A change in the dividend payout ratio will be followed by a change in the market value of the firm. ये क्या लेकर चलती है कि हमें एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ऑप्टिमम लेवल हमारा होगा तो हमारी फर्म की वैल्यू भी ऑप्टिमम लेवल पर रहेगी, मतलब ना तो हमारी डिक्रीज होगी या इंक्रीज। एक हमारा ऐसा होना चाहिए हमारा जो पे आउट रेशियो है कि हमारी फर्म की वैल्यू बनी रहे। ओके, हर कंपनी यही चाहती है कि हमारी फर्म की वैल्यू बनी रहे। ठीक है, तो उसके लिए वो कौन सी थ्योरी को यूज करती है, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए ऐसा कुछ नहीं होता है कि रेलेवेंट थ्योरी इररिलेवेंट थ्योरी के बेस पर। ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारा करना होता है। इफ द डिविडेंड इज रेलेवेंट देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होना चाहिए। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है, वो रेशियो होता है जो मार्केट वैल्यू पर शेयर को हाईएस्ट करे। ठीक है, हमारी जो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना है, कैसे होगी, देखिए वाल्टर मॉडल रिलेवेंट थ्योरी में आता है, तो वाल्टर मॉडल ने क्या आर्गुमेंट किया कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, कि डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारी फर्म के ऊपर। चलिए देखते हैं वाल्टर मॉडल क्या कहते हैं। जेम्स ई वाल्टर argue that the choice of dividend payout ratio almost always affect the value of the firm. डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या करता है, वो ऑलवेज अफेक्ट करता है फर्म की वैल्यू को। ठीक है, प्रोफेसर जे ई वॉल्टर हैज वेरी स्कॉलरली स्टडीड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न and cost of capital in determining optimum dividend policy which maximize the wealth of shareholder. ठीक है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को आपने अडॉप्ट करना है जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी।
वाल्टर मॉडल किसके ऊपर, उसकी कुछ assumptions लेकर वो चलता है, उसकी क्या क्या assumption होती है। द फर्म फाइनेंस इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट बाय मीन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ओनली। ये लेकर चलता है assumption को कि बाहर से अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी के पास इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर से फाइनेंस को नहीं लेगा, मीन्स बाहर से शेयर के लिए अप्लाई, सॉरी, शेयर होल्डर्स को बाहर से एलोकेट नहीं करेगा और शेयर्स को, न्यू फाइनेंस को बाहर से नहीं लेकर आएगा। वो क्या करेगा, इंटरनली ही अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। वो कैसे करेगा, बाय मीन्स ऑफ रिटेन अर्निंग, उनको डिविडेंड ना पे करके, अर्निंग को रिटेन करके। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इनको क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। वो मानकर चलता है कि हमारी रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कांस्टेंट रहेगी और कॉस्ट ऑफ जो हमारी कैपिटल आ रही है वो भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फर्म अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली। कहते हैं फर्म क्या करेगी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी पैसे को एज अ डिविडेंड की फॉर्म में, और या फिर वो क्या करेगी, उसे री इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अगर उसे अपॉर्चुनिटीज लग रही है तो वो क्या करेगी, री इन्वेस्ट कर देगी उनको। द अर्निंग एंड डिविडेंड ऑफ द फर्म विल नेवर चेंज। ये कह रहा है कि अर्निंग और डिविडेंड ऑफ द फर्म कभी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है। द फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, फर्म लॉन्ग चलती रहेगी। इसका फॉर्मूला होता है जिसमें ये, जिसमें देखिए फॉर्मूले के दिए हुए इन्होंने, पी से डिनोट किया जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर से डी, अर्निंग पर शेयर ई, आर इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ए इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। उसके बाद देखिए वाल्टर व्यू, एन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैन बी समराइज्ड एज बिलो। देखिए इसको हम कैसे समराइज करेंगे। देखिए एक तो होता है ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट में क्या होगा, आपका रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। नॉर्मल फॉर्म्स क्या कमा रही हैं, रिटर्न कमा रही हैं इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। डिक्लाइनिंग फॉर्म्स क्या होंगी, डिक्लाइनिंग मीन्स रिटर्न उनके कम होंगे और उनकी कॉस्ट क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। तो कंपनी इस केस में क्या करती है, एक ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी इस केस में क्या करेगी, ये तो लीजिए डीपी रेशियो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो हो गया और ये हो गया डीपी रेशियो हो गया। ठीक है, तो हम बताएंगे किसमें कितना होगा। देखिए अगर कंपनी रिटर्न ज्यादा अर्न कर रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो यानी कंपनी क्या है, एक ग्रोइंग फर्म है, इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से उनको मैक्सिमम काफी प्रॉफिट्स हो सकता है। तो वो क्या करेगी, टीपी रेशियो केस में क्या करेगी, 0%। उनको क्या करेगी, वो डिविडेंड पे नहीं करेगी, वो सारा क्या कर लेगी, रिटेन करेगी 100%। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू के, अगर वो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या कर रही है वो, यानी कि इसमें क्या हुआ, 100% क्या हुआ, इसमें नो डिविडेंड, नो डिविडेंड। आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू के मीन्स क्या हो गया, अगर वो फर्म को पैसा दे चाहे ना दे, मीन्स अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में पैसा दे दे या ना दे, तो कंपनी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें क्या रहेगा, एवरेज। ठीक है, तो इसमें कंपनी क्या कर सकती है, उनको डिविडेंड के फॉर्म में दे भी सकती है और रिटेन करके भी रख सकती है, क्योंकि उनके लिए तो इक्वल है। अगर रिटर्न हमारे कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम रिटर्न तो कम कमा रहे हैं और लेकिन हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारा का सारा उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में पे कर देंगे और रिटेन क्या करेंगे, जीरो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट जितना पैसा अर्निंग होगी रिटेन कर दी जाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पी बीपीएस कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर माइनस करेंगे डीपीएस और इसको कंप्लीट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जनरली वैसे क्वेश्चन ये नहीं आते हैं,
फिर भी थोड़ा-सा माइंड में सेट करके जाना, अगर कर सको तो। ठीक है, कई बार क्योंकि पता नहीं चलता कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने फिर भी इसलिए लिखवा दिया, फिर पता होना चाहिए बच्चों को। ओके? इसका हमारा जो मेन था, हमारा क्रक्स जो हम इसमें से निकालेंगे कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को यूज़ नहीं करेगी फर्म, वो सारा क्या करेगी, इंटरनली ही पैसे को यूज़ करेगी। ओके? तो इसमें इसका मेन जो था कि वो उस पर इफ़ेक्ट डालती है वैल्यू ऑफ द फर्म को, तो वो डिविडेंड की पॉलिसी कैसे चूज़ करेगी? देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरीके से आता है। जैसे कि मैंने लिखा, अब उसमें ये पूछा जाएगा कि अगर कंपनी ग्रोइंग फर्म है, तो उसका डीपी रेशो कितना होगा? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रोइंग फर्म है तो हम उसको डिविडेंड नहीं पे करेंगे। ठीक है, और अगर वो रिटेन अर्निंग कब करेगी, जब उनके पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, देखिए, अगर यहाँ पर हमारा रिटर्न हमारा है ही नहीं, हमारी कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, ज्यादा, हमने डिविडेंड की फॉर्म में पे कर दिया, तो इसमें क्या है, रिटेन नो रिटेन हो जाएगा, नो तो लिखा ही नहीं, सॉरी। ठीक है, नो रिटेंशन रेशो हो जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसका क्रक्स बस यही है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज नहीं किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि भाई आर कांस्टेंट है, ये मानकर चलता है कि फाइनेंसिंग डन रिटेन अर्निंग से ही होगी। आर एंड के कांस्टेंट, जबकि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम गॉर्डन मॉडल पे। गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल भी वाल्टर मॉडल की तरह ही बोलता है, रिलेवेंट होती है। ठीक है, इसकी अजम्पशंस वही होती हैं, द फर्म इज ऑल इक्विटी फर्म्स हैं। ठीक है, कोई डेट का यूज नहीं करती हैं, नो आउटसाइडिक फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली बाय रिटेन अर्निंग से करती हैं सारा पैसा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इसमें भी कांस्टेंट रहती है, जैसे कि हमारी वाल्टर मॉडल में थी। इसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द रिस्क complexion of the firm. The firm drive its earning in perpetuity. The retention ratio once decided upon is constant. The growth rate is also constant रहेगी. Tax does not exist नहीं करता. वही सारा सेम रहेगा इसमें वाल्टर मॉडल से, इसमें एक डिफरेंस है वो मैं अभी बता। गोल्डन यूज वही फॉर्मूला में देखिए पी के, बट इसमें देखो ये डिफरेंस आ गया, रिटेंशन रेशियो बी, पे आउट रेशियो 1 - बी, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी आर, ये हो जाएगा ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ, पी अर्निंग पर शेयर 1 - बी डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस में ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसमें जो एक डिफरेंस वो क्या है, रिस्क फैक्टर का है। गोल्डन मॉडल क्या कहता है कि अगर वो इन फ्यूचर में उनको जो पैसा मिलेगा उससे बेटर है कि उनको वो पैसा आज मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, वो रिस्क को लेकर नहीं चलना चाहता, वो चाहता है कि उन्हें पैसा आज ही मिल जाए। देखिए अब हम पढ़ेंगे, देखो इसने एक आर्गुमेंट दिया था बर्ड इन हैंड का, ये फेमस है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्ड इन हैंड का आर्गुमेंट किसने दिया था, तो आप बता देंगे कि गोल्डन मॉडल। Gordon revised this basic model later to consider risk and uncertainty। देखिए इसमें एक अलग पॉइंट ये है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को लेकर चलता है, जबकि वाल्टर मॉडल ने इसके बारे में बात नहीं की थी। Like Walter model contends that dividend policy is relevant. According to Walter, dividend policy will not affect the price of the share। ठीक है, प्राइस को अफेक्ट नहीं करता। व्हेन, कब नहीं करता, जब आर इज इक्वल टू के होता है। तो बट गोल्डन गोज वन स्टेप अहेड, ये एक स्टेप आगे जाता है। तो इसने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था कि अगर इक्वल भी हो तो वो क्या चाहेंगे, उसमें तो ये कह दिया उन्होंने वाल्टर मॉडल में कि दोनों इक्वल है, कि चाहे आप पैसा दें या रिटेन, एक ही। बट ये इस बात को एक नहीं मानता, ये कहते कि हमारे पास में आज पैसा है, कल का हमें पता नहीं, कल क्या हो जाएगा, रिस्क है कल के लिए। ठीक है, तो ये बात इसने एक एक्स्ट्रा बात ये बोली है कि रिस्क को हम इन फ्यूचर में देखेंगे तो हमारे लिए बेटर है कि आज हमें वो पैसा मिल जाए। तभी इसने बोला था बर्ड इन हैंड, आर्गुमेंट इसके बेस पर दिया हुआ है, बर्ड इन हैंड इज वर्थ
टू इन बश, यानी कि हमें जो आज मिल रहा है वो बेटर है कि इन फ्यूचर में पता नहीं मिलेगा ही नहीं, तो हमें आज मिल रहा है तो ये हमारे लिए बढ़िया है। ओके, तो ये फ्यूचर रिस्क को लेकर चल रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है, देखिए द क्रक्स इसमें गोल्डन गोल्डन आर्गुमेंट में टू अजम्पशंस जो देखिए अलग से दी हुई है, वो कौन सी है? इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवरेज, दे पुट ए प्रीमियम ऑन ए सर्टेन रिटर्न, डिस्काउंट अनसर्टेन रिटर्न। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, मतलब आज अगर वो रिटर्न उन्हें मिल रहा है प्रीमियम में, बट आगे जाके उन्हें क्या मिलेगा? डिस्काउंट में। ये क्या चल रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी लेकर चल रहा है कि आज अगर आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं तो इन फ्यूचर में वो 100 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी? डिस्काउंट करके होती है। ओके, तो इन्वेस्टर्स आर रैशनल अकॉर्डिंग दे वांट अवॉइड रिस्क। तो क्या करना चाहते हैं? वो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। तो रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। The payment of dividend not completely remove any chance of risk, but the firm retain the earning. The investors can expect to get a dividend in the future. ठीक है, तो फर्म अगर पैसे को रिटेन करके रखेगी तो इन्वेस्टर्स क्या है, वो ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस भी डिविडेंड की करते हैं। बट फ्यूचर डिविडेंड इज अनसर्टेन। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि हमें उतना भी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो रिटेन अर्निंग आर कंसिडर्ड रिस्की बाय द इन्वेस्टर्स। तो जो रिटेन करना है वो क्या होता है? रिस्की होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अर्निंग आर रिटेन, द प्राइस पर शेयर वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो प्राइस क्या हो सकता है? अफेक्ट भी हो सकता है। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता होता, हम सिर्फ एस्टिमेशन के बेस पर आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट जो दिया गया था वो इसी के बेस पर दिया गया था कि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, तो हमें आज जितना मिल रहा है वो बेटर है बजाय कि हम फ्यूचर में ओके, तो सारा इसका क्रक्स यही है। नेक्स्ट देखिए, डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी। ये तो था रिलेवेंट थ्योरी कि जब फर्म की वैल्यू पर अफेक्ट करती है। इररिलेवेंट थ्योरी क्या कहती है? कि फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप डिविडेंड दो तो भी और नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकर चलते वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कि आपके शेयर की प्राइस को इंक्रीज करना, बजाय कि आज हम आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं उसकी बजाय कि आपके इन फ्यूचर शेयर की प्राइस क्या बढ़ जाएंगे, कि अगर हम उन्हें री इन्वेस्ट करके कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी क्या कहती है? कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस, पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दिस थ्योरी होल्ड ट्रू, it would mean that dividend don't add value to the company's stock price. The premium of the theory is that the company ability to earn a profit and grow its business, not dividend payment, determine a company market value and drive the stock price. Who believe in dividend irrelevant theory argue that the dividends don't offer any added benefit to investors, and in some cases argue that dividend payments can hurt the company financial health. ठीक है, इसने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था? डिविडेंड जो पेमेंट है वो क्या करती है? हर्ट करती है कंपनी की फाइनेंशियली हेल्थ को। वो कैसे करती है? कि जो डिविडेंड पे किया जा रहा है उनको, ठीक है, तो उनको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रैशनल है, उन्हें पता है कि इन फ्यूचर में हमें उनसे बेटर मिलेगा। ठीक, तो रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, रेजिडुअल थ्योरी क्या कहती है हमें? रेजिडुअल थ्योरी कहती है कि हम बाहर से भी पैसे को ले सकते हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी हमें प्रोवाइड की है, बट लेकिन हम बाहर से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है। अगर आपके पास आज पैसा है, ठीक है, एक कंपनी ने पैसे को अर्न किया, अर्निंग पावर उससे, उसने उस पैसे को एक तो अपने पास एज इट इज रख लिया, और एक वो क्या करेगी, कंपनी अगर बाहर से पैसा मंगवाती है एक्सटर्नली से, तो उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है। ठीक है, एप्लीकेशन देना, अलॉटमेंट करना, आगे और जितना भी प्रोसीजर होता है पैसे सब में लगते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगती है। तो ये सब मानकर चलती है, तो इस वजह से वो क्या करती है कि जो पैसा रिटेन करके ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है। रेस्ट ये मानकर चलती है कि एक ही बात है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, बट ये लेकर इस बात को चलती है कि हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है। इसका जो मेन क्रक्स है फ्लोटेशन कॉस्ट का। फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी वेरी करती है, बाहर से अगर हम पैसा लेते हैं हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर अर्निंग होती है, अर्निंग को वो कैसे यूज करते हैं? कि जो भी हमारे पास पैसा अवेलेबल हुआ रिटेन अर्निंग के लिए, रिटेन अर्निंग के लिए नहीं, मीन्स हमारा डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, जो भी हमारा अर्निंग हमारे पास बचती है, हमने कितना डिविडेंड की फॉर्म में पे करना है और कितना हमने रिटेन करके रखना है,
उस पैसे का जो डिसीजन लिया जाएगा इस बेस पर लिया जाएगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, हमारे पास प्रोजेक्ट कितने हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उस अर्निंग को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। और अगर उसके बाद हमें जितना अमाउंट चाहिए, अगर हमारे पास जो अवेलेबल अर्निंग है ज्यादा है, तो वो सारा अमाउंट क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर। और जितना हमें अमाउंट चाहिए उतना हम यूज कर लेते हैं। कभी अगर बाय चांस पैसा अगर कम भी हो तो हम उस टाइम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सारा पैसा रिटेन करके रख लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ते हैं। When a business generate earning, the firm can either retain the earning for use in the company or pay the earning as a dividend to stockholder. Retained earning are used to fund current business operations or to buy assets. Every company need asset to operate, and those assets may need to be upgraded over time and eventually replaced. कि कितनी है, कोई एसेट ऐसी है जिसे हमें रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, जिसको अपग्रेड करना है, मीन्स उसके अंदर नए फीचर्स आ गए हैं तो उनको और एडप्ट करना है, तो वो सारा काम क्या करेंगे, उस जो अर्निंग है उसी से ही किया जाएगा। तो बिजनेस मैनेजर मस्ट कंसिडर द एसेट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस एंड द नीड टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर बाय पेइंग डिविडेंड्स। फॉर द रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी टू वर्क, इट assume the dividend irrelevant theory is true. The theory suggests that investors are indifferent to which form of return they receive from a company, whether it be whether it be dividend or capital gain. Under this theory, the residual dividend policy does not affect the company market value, and investors value dividend and capital gain equally. तो इन्वेस्टर्स को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। अगर किसी पर कैपिटल गेन भी होगा वो भी उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब हमें चाहिए 50 लाख। ठीक है, एक तो हम ये पैसा करें रिटेन अर्निंग से। ठीक है, एक तो हम ये रिटेन अर्निंग से पूरा करें, रिटेन करके पैसे को, अर्निंग को। ठीक है, अगर हमें 50 लाख रुपीज चाहिए, अगर हम सोचें कि भाई वो तो हम एज अ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हम बाहर से क्या ले लें, हम पैसा बाहर से लेकर आ जाएं एक्सटर्नली, तो क्या होगा, हमारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट मान लीजिए इस पर हमें पड़ गई 20%। ठीक है, तो 20% जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो क्या कर देगी, हमारी इसके प्राइस को इंक्रीज कर देगी। कितना हो जाएगा, 62.5 लाख। ठीक है, तो यानी कि विच मीन्स क्या हुआ कि हमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा इतने के लिए। ठीक है, समझिए बात को कि फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमारी आएगी, वो 20% है मान लीजिए, तो जो वो ये कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, किससे इंक्रीज हो रही है हमारी कॉस्ट, कि जो हमें पैसा रिक्वायर्ड है उस पर प्लस 20% और हमें एक्स्ट्रा बाहर खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेंगे 50 लाख रुपीज। तो ये क्या मानती है कि बजाय कि हम बाहर से पैसा लें, हम उस पैसे को ही रिटेन करके यूज करेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। लास्ट देखिए जो मेन है हमारी इंपॉर्टेंट, ये आती है मोदिग्लानी मिलर मॉडल, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच। ये क्या कहती है, ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म इज इररिलेवेंट, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption sideline the importance of the dividend policy, its effect thereof on the share price of the firm. According to the theory, the value of the firm depends on its earning power resulting from the investment policy, not influenced by the manner in which its earnings are split between dividend and retained earning. ये क्या कह रहे हैं कि अर्निंग जो है स्प्लिट होती है डिविडेंड और रिटेन अर्निंग के बीच में। ठीक है, बट ये कोई इफेक्ट नहीं डालती है फर्म की वैल्यू पर। जो अर्निंग है सिर्फ वो तोड़ी जाती है दो टुकड़ों में, एक डिविडेंड की फॉर्म में और एक रिटेंशन रेशो में। ठीक है, तो ये इसकी एजम्पशन क्या लेकर चलता है कि ये कहता है कि कैपिटल मार्केट क्या है, परफेक्ट है। इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। ये कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है, परफेक्ट है। इन्वेस्टर्स रैशनल है, उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो जीरो मानकर चल रहा है। सिक्योरिटीज आर डिविजिबल एंड नो इन्वेस्टर can influence the market price of the share. There are no taxes, no difference between tax rate on dividend and capital gain. The firm has a fixed investment policy which will not be changed.
एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर चल रहा है जो कि चेंज नहीं होगी। रिटेन अर्निंग आर री इन्वेस्टेड, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द रिस्क ऑफ द फर्म। फर्म के साथ रिस्क में कोई चेंज लेकर नहीं चलती है ये। और की रिमेन सेम रहता है, कॉस्ट हमारी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। फ्लोटेशन कॉस्ट को एग्जिस्ट नहीं होता ये, ठीक है। तो इसकी अजम्पशंस है, जबकि इसमें ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लेकर चल रहा है अजम्पशंस को। तो इन्हीं के ही बेसिस पर मैं आपको बताती हूँ कि अब मॉडल ये क्या कहना चाहता है, इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ से क्या है। ये देखो, टू स्टेप्स लेकर चलता है, टू स्टेप्स लेकर चल रहा है इसमें। फर्स्ट वो क्या करेगा, डिविडेंड पे, डिविडेंड को क्या कर देगा, पे करेगा। एक साइड तो वो क्या कर रहा है, डिविडेंड को पे कर रहा है, और दूसरी साइड वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इशू कर रहा है शेयर्स को, इशू करेगा शेयर्स। अब इसमें एक बात देखिए अलग क्या है कि इसमें वो फ्लोटेशन कॉस्ट को लेकर नहीं चलता। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, दैट मीन्स अगर वो डिविडेंड पे कर दे, या फिर बाहर से पैसा लेकर आए, या फिर वो जो पैसा अर्न किया है कंपनी ने उसको रिटेन कर ले, तो उसके लिए तो सेम बात हो गई, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दोनों स्टेप वो एक साथ लेकर चलता है, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है कि दो स्टेप्स एक साथ उठाए जाते हैं, दो कदम उठाए जाते हैं एक साथ। उसमें क्या होगा कि एक तरफ तो वो डिविडेंड पे कर रहा है शेयर होल्डर्स को, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वो नए शेयर्स को इशू कर, ठीक है। तो इसका मेन क्रक्स यही है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास पैसा है, अर्निंग का जो हमारे पास पैसा आया है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी फर्म की वैल्यू पर। अगर आप रिटेन करके उसको यूज कीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सारा पैसा शेयर होल्डर्स पर जाएगा। अगर वो पैसा वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में पे कर देंगे, तो अगर उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो वो पैसा कहाँ से ले लेंगे, एक्सटर्नली बाहर से ले लेंगे पैसे को। तो इससे क्या होगा, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 + कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 + NP1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका, ये माइंड रख के जाना। अब इसको देखिए क्रिटिकली एनालाइज करके इस पे क्रिटिसाइज भी किया गया है इसकी अजम्पशंस को लेकर, कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, परफेक्ट नहीं होती है रियल में। फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारी आती है, क्योंकि जो इसकी अजम्पशंस है वो इररिलेवेंट है अगर क्रिटिसाइज में पूछा जाए। तो क्रिटिकली एनालाइज करके क्या है, इसकी अजम्पशन सारी रॉन्ग है। टैक्सेस भी होते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्योंकि सभी का अपना अपना माइंड स्ट्रक्चर है। वो कोई तो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड की फॉर्म में पैसा मिलता रहे, कोई चाहता है कि उसमें शेयर्स में इंक्रीमेंट होता रहे, यानी कि उसकी वेल्थ को इंक्रीमेंट मिलता रहे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द थियोरीज ऑफ डिविडेंड। ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। इसमें जो मेन आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें मोदिग्लानी मिलर जो अप्रोच है उसमें से बनता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जो इसमें आता है एक क्वेश्चन, बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट किसने दिया था, इसको बेसिस पर रिस्क को लेकर ये चलता है गॉर्डन मॉडल, एक ये बात याद रखनी है आपको। और एक वाल्टर मॉडल में ग्रोथ रेट, नॉर्मल फॉर्म्स और डिक्लाइनिंग फॉर्म्स के केस में क्या क्या रहता है, डीपी रेशियो हमारा क्या रहेगा और रिटेंशन रेशियो क्या रहता है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो हो जाएगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाने की, और आपको क्वेश्चंस आंसर्स में मैं करवाती रहूंगी आपको हमारी 2020 की सीरीज में, जो कि हम डालते हैं उसकी वीडियोस। मुझे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगते हैं वो सारे उसमें डालती रहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट फॉर द एग्जाम।